सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आशा है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सभी का आपके चैनल के ऊपर स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी, जो हमारा टॉपिक चला हुआ है। जो विषय जो है अपराध शास्त्र और प्रपीड़न शास्त्र, इसमें हम प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो आगे हम उनको बढ़ाते हैं। आज जो हम बात करेंगे, वो जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम किसके बारे में? अपराध शास्त्र की नव शास्त्रीय विचारधारा क्या है। तो यह प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि अपराध शास्त्र की नव शास्त्रीय विचारधारा क्या है, इसके बारे में बताइए। यह प्रश्न सीधा 5 या 7 नंबर में 10 नंबर तक पूछा जाता है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा हम मुद्दे पर आते हैं। अपराध शास्त्र की नव शास्त्रीय विचारधारा क्या है? यह विचारधारा क्यों आई, क्या कहानी थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने 2 विचारधाराएं और देखी थी, शास्त्रीय विचारधारा और पूर्व शास्त्रीय विचारधारा, जिसमें पूर्व शास्त्रीय विचारधारा में भूत प्रेतों यह माना जाता था कि जो अपराध जो होता है, अपराध करने वाला किसी की बस में नहीं होता, वो किसी भूत प्रेत या देवी शक्ति के बस में होके क्या करता है? अपराध करता है। फिर कौन सी विचारधारा आई? फिर आई शास्त्रीय विचारधारा, जिसने बताया कि इंसान का दिमाग 2 आधार पे चलता है, अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई के आधार पे वो अपराध करता है। अब जो तीसरी विचारधारा जो है वो है नव शास्त्रीय विचारधारा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए, इससे पहले एक पुरानी सोच चलती थी जिसे शास्त्रीय विचारधारा कहते हैं, जिसको हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया। उस पुरानी सोच का नियम था, क्या था? जैसी करनी वैसी भरनी। यानी अगर 2 लोगों ने एक जैसा जुर्म किया है तो दोनों को बिल्कुल समान बराबर दंड मिलना चाहिए, चाहे हालात कुछ भी रहे भाई। ठीक है। लेकिन इस पुरानी सोच में बहुत कमियां थी, जिससे समाज में नाइंसाफी होने लगी थी। इसीलिए उस पुरानी सोच की कमियों को दूर करने के लिए नव शास्त्रीय विचारधारा यानी नई सोच का जन्म हुआ। ठीक है। पुरानी सोच यानी कि शास्त्रीय और नई सोच नव शास्त्रीय विचारधारा में अंतर की बात करते हैं। तो शास्त्रीय विचारधारा सभी मनुष्य एक जैसे हैं, अपराध का एक ही कारण सुख के लिए क्या करते हैं? अपराध करते हैं। वही हमने बताया था, बुराई और भलाई, अच्छाई और बुराई। ठीक है। तो सुख और दुख, तो सुख के लिए क्या करते हैं? अपराध करते हैं। ये बोल रही थी शास्त्रीय विचारधारा। वहीं समान अपराध यानी कि समान दंड, अगर समान अपराध है तो उसी के लिए क्या है? समान दंड भी होगा। व्यक्ति की परिस्थितियों पर ध्यान नहीं था भाई, कौन सी? शास्त्रीय विचारधारा में नियम सबके लिए समान होता था। 1 वर्ष अगर इसको सजा मिलेगी तो 1 वर्ष इसको भी। अपराध एक है तो दोनों के लिए सजा एक, लेकिन व्यक्ति की परिस्थितियों पर क्या है? ध्यान नहीं होता था भाई। ठीक है। अब नई सोच यानी कि नव शास्त्रीय विचारधारा आई है, तो इसमें क्या है? हर मनुष्य अलग है, परिस्थितियां अलग है। अपराध के कई कारण जैसे मजदूरी, मजबूरी, लाचारी, परिस्थितियां आदि हैं अपराध के कारण। लेकिन शास्त्रीय में क्या थी? सुख के लिए क्या करते थे? अपराध करते थे। ये बोलती थी शास्त्रीय विचार। समान अपराध और समान दंड नहीं है। किसमें? नई सोच नव शास्त्रीय विचारधारा में व्यक्ति की परिस्थिति, हालात और मानसिकता को ध्यान में रखना चाहिए। न्याय वही
जो व्यक्ति और परिस्थिति को समझता हो। 6 महीने जेल तो ये नहीं कि 2 साल जेल, ठीक है, हो सकती है। आइए नवशास्त्रीय विचारधारा की मुख्य बातों के बारे में चर्चा करते हैं। सिर्फ सुख पाना ही मुख्य कारण नहीं था नवशास्त्रीय विचारधारा। पुरानी सोच कहती थी कि इंसान सिर्फ मजे सुख के लिए अपराध करता है, लेकिन नई सोच कहती है कि भाई हर बार इंसान मजे के लिए नहीं बल्कि मजबूरी, लाचारी और खराब परिस्थितियों के कारण भी अपराध कर बैठता है। ठीक है, सुख के लिए अपराध नहीं। अब किसके लिए? नई सोच विचारधारा क्या बताती है कि मजबूरी के लिए भी कर सकता है, लाचारी के लिए और खराब परिस्थिति के कारण भी क्या कर सकता है? अपराध कर सकता है व्यक्ति। कोई भूख के कारण रोटी चुराता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो मजे के लिए अपराध कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है वो। ठीक है। बात नंबर 2, हर इंसान अलग होता है। व्यक्तित्व विषमता। दुनिया में हर आदमी की हालत एक जैसी नहीं होती, इसलिए समान अपराध के लिए सबको एक जैसा दंड न्याय संगत नहीं है। ठीक है। अमीर व्यक्ति अच्छी शिस्ती है भाई, गरीब व्यक्ति कठोर शिस्ती है भाई, नाबालिग छात्र अनुभवहीन है, बीमार बुजुर्ग कमजोर है। तो एक ही अपराध करने पर इन सब की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए दंड भी अलग अलग होना चाहिए भाई। ठीक है, यह बोलती है नवशास्त्रीय विचारधारा। बात नंबर 3, उम्र, दिमागी हालत और हालात को देखना चाहिए भाई। ये बात बोलती नवशास्त्रीय विचारधारा। सजा तय करते समय अपराधी की उम्र, उसका चरित्र, उसकी मानसिक स्थिति और उसने किन हालातों में जुर्म किया है, इन सब का ध्यान रखना चाहिए भाई। कि उम्र कितनी है, बालिग है या नाबालिग है, मानसिक स्थिति कैसी है, सामान्य है या असामान्य है, चरित्र कैसा है, अच्छा है या बुरा है, परिस्थितियां कैसी है, मजबूरी है या दबाव। किसी बच्चे ने गलती से अपराध किया हो या किसी ने भारी दबाव में आकर किया हो तो दंड में नरमी होनी चाहिए। ठीक है, अगर दबाव में किया है, किसी बच्चे ने किया, तो ये बोलती है नवशास्त्रीय विचारधारा कि कैसे दंड दिया जाए। नवशास्त्रीय विचारधारा कहती है कि न्याय सिर्फ नियमों से नहीं बल्कि इंसान और उसकी परिस्थितियों को समझकर होना चाहिए। उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि सुधार करना और समाज में न्याय और संतुलन बनाए रखना नवशास्त्रीय विचारधारा का उद्देश्य है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। नवशास्त्रीय विचारधारा के आगे की हम बात करते हैं। पहली बार के अपराधी और आदतन अपराधी में फर्क होना चाहिए भाई। ये बोलती है नवशास्त्रीय विचारधारा। न्याय सिर्फ जुर्म देखकर नहीं बल्कि इंसान और हालात देखकर भी होना चाहिए। तो पहली बार के अपराधी और आदतन अपराधी में फर्क होना चाहिए। जो इंसान पहली बार अनजाने में गलती से अपराध कर बैठता है और जो शातिर क्रिमिनल है, जो लगातार अपराध कर रहा, आदतन अपराधी है, जो रोज क्या करता है, अपराध करता है, दोनों को एक जैसी सजा देना सरासर गलत बात है। दोनों की सजा में फर्क होना चाहिए। पहली बार का अपराधी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में पहली बार अपराध किया है, कम सजा, सुधार का मौका मिलना चाहिए। आदतन अपराधी है, वो तो रोज जुर्म करता, शातिर है, आदतन अपराधी है, बार बार ये अपराध करता, तो इसे कड़ी सजा होनी चाहिए। दोनों के लिए सजा का अलग अलग होना चाहिए भाई। ये बताती है नवशास्त्रीय विचारधारा। जज साहब को अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। जज सजा कितनी और कैसी होगी, इसका फैसला जज साहब अपने विवेक से करेंगे भाई। कानून की लकीर का फकीर बनकर हर किसी को एक लाठी से न आका जाए, ये बताती है नवशास्त्रीय विचारधारा। मुझे कानून के साथ साथ आरोपी की परिस्थितियां और सुधार की संभावनाओं को भी देखना होगा। न्याय विवेकपूर्ण होना चाहिए, सिर्फ नियमों का कठोर पालन करना ही न्याय नहीं है भाई। ये बोलती है नवशास्त्रीय विचारधारा। अपराधियों को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। हर क्रिमिनल, जो अपराधी जो है, हर अपराधी पैदाइशी बुरा नहीं होता, उन्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए कानून में कई व्यवस्थाएं की गई है। परिवीक्षा, अपराधी को बिना जेल भेजे कुछ शर्तों के साथ
समाज में रहने और सुधरने का मौका देना चाहिए भाई। ताड़ना, अपराधी को उसकी गलती समझाकर चेतावनी देना और भविष्य में न करने की हिदायत देना। पैरोल भाई, अच्छे व्यवहार वाले कैदी को कुछ समय के लिए जेल से बाहर छोड़ना ताकि वह समाज में अपने जीवन का अभ्यास कर सके भाई। उद्देश्य दंड नहीं, सुधार और पुनर्वास का उद्देश्य है भाई। कौन सी विचारधारा का? नवशास्त्रीय विचारधारा का। ज्यूरी की मदद ली जानी चाहिए। कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान समझदार लोगों के समूह, जिसे जूरी कहते हैं, की राय ली जानी चाहिए ताकि यह तय करने में आसानी हो कि अपराधी के साथ असल में क्या न्याय होने वाला है। ठीक है, तो जूरी बोलते समझदार लोगों, ठीक है, समझदार लोगों की एक समिति जिसमें अपराधी के लिए क्या लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए कि अपराधी को कौन सी सजा देनी चाहिए। जूरी की राय से न्याय अधिक सटीक, निष्पक्ष और जनहित में होना चाहिए भी होता है। ठीक है, ये बोलती है नवशास्त्रीय विचारधारा। नवशास्त्रीय विचारधारा पुरानी सोच का सुधरा हुआ रूप है, जो यह कहती है कि सजा देते समय सिर्फ जुर्म मत देखो, बल्कि अपराधी की मजबूरी, उसके हालात, उसकी उम्र और उसकी सुधार की गुंजाइश को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य न्याय में मानवता, व्यक्ति की परिस्थितियों को समझना, अपराधी का सुधार और पुनर्वास, समाज में संतुलन और शांति बनाए रखना। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। अपराध शास्त्र को लोम्ब्रोसो की क्या देन है? अपराध शास्त्र में जो एक बहुत महान विचारक हुए जिनको बोलते हैं, जिनका नाम क्या था? लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो ने अपराध शास्त्र में क्या दिया? लोम्ब्रोसो ने अपराधी को समझने के लिए शरीर और दिमाग पर ध्यान देने की नई राह दिखाई है। ठीक है, आइए इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये इटली के रहने वाले थे लोम्ब्रोसो। ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि लोम्ब्रोसो ने अपराध शास्त्र को क्या दिया। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान रखना। तो लोम्ब्रोसो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। और ये क्या थे? आर्मी में डॉक्टर यानी कि चिकित्सक और बाद में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अपराध शास्त्र की सकारात्मक विचारधारा या प्रारूपीवादी विचारधारा के जनक कहे जाते हैं ये। ठीक है, इसे इतावली विचारधारा भी कहते हैं। ठीक है, तो लोम्ब्रोसो का मुख्य सिद्धांत क्या है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर की तरह कैदियों और अपराधियों के शरीर की जांच पड़ताल की। उनकी खोज का निचोड़ यह था कि अपराधियों में कुछ ऐसे जन्मजात बातें पाई जाती हैं जो आम लोगों से अलग होती हैं। ये बात बोलते हैं लोम्ब्रोसो कि लोम्ब्रोसो बोलते हैं कि एक डॉक्टर की तरह मैंने कैदी जो होते हैं, कैदियों और अपराधियों की जांच पड़ताल की। तो उनकी खोज का निचोड़ यह था कि किसकी खोज का? लोम्ब्रोसो की खोज का निचोड़ यह था कि अपराधियों में कुछ ऐसे जन्मजात बातें पाई जाती हैं जो आम लोगों से अलग होती हैं। कौन सी बातें बताई जो अपराधी में पाई जाती हैं? बात नंबर 1, अपराधी जन्मजात होते हैं। ये बात बोली लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो का मानना था कि अपराधी कोई आम इंसान नहीं होता, बल्कि वह पैदाइशी अपराधी प्रवृत्ति के साथ ही पैदा होता है। पहली बात ये। ठीक है भाई। दूसरी बात बोली शरीर की बनावट से पहचान। उन्होंने कहा कि अपराधियों की शरीर बनावट जैसे माथा, जबड़ा, कान या सिर का आकार आम और शरीफ इंसानों से थोड़ा अलग और निम्न कोटि की होती है। ठीक है, जैसे उनका माथा जो होता है निकला हुआ होता है, जबड़ा मजबूत होता है, बड़े कान होते हैं, असामान्य सिर होता है।
ये बोलते हैं लोम्ब्रोसो। उनके चेहरे या शरीर को देखकर ही पहचाना जा सकता है कि उनमें आपराधिक प्रवृत्ति है। बात नंबर 3 क्या बोली? दर्द सहने की ज्यादा ताकत होती है। लोम्ब्रोसो ने के मुताबिक अपराधी में दर्द, कष्ट और यातना सहने की अक्षमता आम इंसानों से बहुत ज्यादा होती है। यानी वजह है कि वे कानून या दंड सजा से डरते नहीं। बात नंबर 4, व्यक्ति के शरीर और दिमाग में खोज। उन्होंने कहा कि अपराध के कारण समाज या बाहर नहीं ढूंढने चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध के कारण समाज या बाहर नहीं ढूंढने चाहिए, बल्कि खुद अपराधी के शरीर और दिमाग के अंदर छिपे होते हैं। क्या? अपराध के कारण। इसलिए किसी को सुधारने या समझने के लिए उसके पूरे व्यक्तित्व की स्टडी करनी चाहिए। ये बात बोलते हैं लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो ने कहा कि अपराधी बनने के पीछे बाहरी समाज नहीं, बल्कि व्यक्ति की जन्मजात शारीरिक और मानसिक बनावट जिम्मेदार होती है। इसलिए अपराध को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीके से अपराधी की जांच करनी चाहिए। लोम्ब्रोसो की देन यानी कि योगदान अपराध शास्त्र में क्या है? अपराध को वैज्ञानिक तरीके से समझने की राह दिखाना, शरीर रचना और मानसिकता पर शोध किया, अपराध शास्त्र और विज्ञान का रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। अब एक और विचारक आते हैं, सदरलैंड महोदय। सदरलैंड महोदय का अपराध शास्त्र में क्या योगदान था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सदरलैंड महोदय आते हैं। सदरलैंड महोदय का अपराध शास्त्र में क्या योगदान था, आइए उनके बारे में देखते हैं। सदरलैंड कौन थे? तो 1873 से 1883 से लेकर 1950 तक का इनका जीवन काल है। सदरलैंड समाज शास्त्रीय विचारधारा के जनक और सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। किसके? समाज शास्त्रीय विचारधारा के जनक और सबसे बड़े समर्थक। पुराने वैज्ञानिक जैसे लोम्ब्रोसो का मानना था कि अपराधी शरीर की बनावट या पैदाइशी कारणों से बनता है। सदरलैंड महोदय ने कहा कि अपराधी शरीर से नहीं बल्कि समाज और माहौल से बनता है। आ गए ना दोनों फर्क? वहां पे पिछले जो विचारक जो थे लोम्ब्रोसो, वो बोलते हैं कि जो शरीर की बनावट से क्या बनता है? अपराधी बनता है। क्या बोला उन्होंने? कि अपराधी शरीर की बनावट या पैदाइशी कारणों से बनता। लेकिन सदरलैंड महोदय यहाँ पे क्या कहते हैं कि अपराधी शरीर से नहीं बल्कि समाज और माहौल से बनता है। ठीक है, अपराधी पैदाइशी नहीं होता, बनाया जाता है समाज और वातावरण द्वारा। ये बोलते हैं सदरलैंड महोदय। सदरलैंड के अनुसार अपराध शास्त्र क्या है? सदरलैंड ने कहा कि अपराध शास्त्र कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विज्ञान है जो अपराध को एक सामाजिक घटना मानता है। यह विज्ञान की 3 प्रक्रियाओं का अध्ययन कराता है। क्या अपराध शास्त्र कौन कौन सी, आइए देखते हैं। पहली बात बताई सदरलैंड महोदय ने कि विधि निर्माण की प्रक्रिया। समाज में कानून कैसे बनता है, कौन से काम अपराध माने जाएंगे और कौन से नहीं माने जाएंगे अपराध, यह समाज और सरकार मिलकर तय करती है। उदाहरण, चोरी को अपराध और डॉक्टर का इलाज करना कानूनी, यह समाज तय करता है। ठीक है, विधि के उल्लंघन की प्रक्रिया। लोग उन कानूनों को कैसे और क्यों तोड़ते हैं, यानी अपराध कैसे करते हैं। कोई व्यक्ति लालच, दबाव, जरूरत या गलत संगत के कारण
कानून तोड़कर अपराध करता है। ये दूसरी क्या बताई विज्ञान की प्रक्रिया। परिस्थितियों का वैज्ञानिक विवेचन। जिन परिस्थितियों में कानून बनाए जाते हैं और उनका उल्लंघन होता है, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या है, अपराध शास्त्र है। इसे विधि का समाज शास्त्र भी कहा जाता है। तो सदरलैंड महोदय कहते हैं कि अपराधी बनते नहीं, बनाए जाते हैं समाज और वातावरण द्वारा। ठीक है। और विज्ञान 3 मुख्य प्रक्रियाओं का अध्ययन कराती है: विधि के निर्माण की प्रक्रिया, विधि के उल्लंघन की प्रक्रिया, परिस्थितियों का वैज्ञानिक विवेचन के लिए। सदरलैंड ने अपराध के कारण को समझाने के लिए समाज, संस्कृति, समूह, परंपराओं और संस्थाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने अपराध को सामाजिक रूप से निर्मित माना है। अपराध का समाधान भी समाज को समझना, अपराध का समाधान भी समाज को समझकर समाज में सुधार करना ही क्या है, संभव है। ये बात बोली सदरलैंड महोदय। तो यह था अपराध शास्त्र में सदरलैंड महोदय का योगदान। आइए आगे चर्चा करते हैं। सदरलैंड महोदय का सिद्धांत, अपराध सीखा जाता है, पैदा नहीं होता। सदरलैंड महोदय कहते हैं कि अपराध सीखा जाता है, पैदा से अपराध नहीं होता भाई। सदरलैंड का कहना बहुत सीधा है, अपराधी कोई अलग ग्रह से नहीं आते और न ही अपराध कोई जादुई चीज है। जैसे इंसान आम जिंदगी के दूसरे काम सीखता है, वैसे ही अपराध भी समाज में रहकर ही सीखा जाता है। आइए देखते हैं। पहला हिस्सा, समाज और माहौल कैसे अपराध सिखाता है। यहाँ सदरलैंड महोदय यह दिखाते हैं कि पूरे समाज या किसी इलाके में अपराध ज्यादा क्यों होते हैं। क्यों होते हैं वही अपराध, आइए देखते हैं। इसके लिए वे समाज के कई व्यवस्थाओं और बदलावों को जिम्मेदार मानते हैं। गतिशील और सांस्कृतिक द्वंद्व। सांस्कृतिक द्वंद्व, लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या अलग अलग संस्कृति आपस में टकराती हैं तो नियमों का तनाव पैदा हो जाता है। ठीक है भाई। बात नंबर 2, प्रतियोगी और सत्रीयकरण। समाज में आगे निकलने की होड़ और अमीर गरीबी का अंतर, इससे असंतोष और अपराध बढ़ता है। इससे असंतोष बढ़ता है और अपराध बढ़ता है कि वो कैसे अमीर हो गया, मैं कैसे गरीब हूं। तो वो अमीर बनने के लिए कोई गलत काम करेगा। विचारधारा और जनसंख्या, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक सोच में टकराव, साथ ही जनसंख्या का घनत्व बढ़ना, यह भी अपराध को जन्म देता है। धन का गलत वितरण, धन और संसाधनों का गलत बंटवारा सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है, जो अपराध को बढ़ावा देती है। मतलब जब समाज का ढांचा बिगड़ता है या माहौल खराब होता है तो उस समाज में अपराध की दर बढ़ने लगती है। इन बातों को आप ध्यान रखना। यह है पहला हिस्सा, समाज और माहौल का। जैसे संस्कृति बिगड़ेगी, टकराव होगा तो दंगे होने लाजमी है। ठीक है। प्रतियोगिता होगी, कोई अमीर हो रहा है, कोई गरीब हो रहा है, तो अमीर को मारेंगे। ठीक है। वो अमीर बनने के लिए कोई गलत काम करेगा तो अपराध बढ़ेगा। विचारधारा और जनसंख्या बढ़ेगी तो काम नहीं होगा, बेरोजगारी में अपराध करेगा कुछ ना कुछ गलत। धन का गलत वितरण, अगर धन का गलत वितरण हो रहा है, संसाधन एक के पास ज्यादा है, एक के पास कम है, तो संसाधनों को खोसने के लिए कुछ अपराध करेगा तो अपराध बढ़ेगा भाई। दूसरा हिस्सा, इंसान अपराध कैसे बनाता है। इंसान अपराधी कैसे बनता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरा हिस्सा ये बताता है। यहां वे यह समझाते हैं कि, कौन समझाते हैं, सदरलैंड महोदय, कि एक आम इंसान धीरे धीरे अपराधी कैसे बनता है। इसके पीछे सामाजिक सीख का नियम काम करता है। अनुकरण और संगति में इंसान देखकर सीखता है। अगर वह गलत लोगों की संगत में रहता है जहां अपराध को सही ठहराया जाता है तो वह भी वही सब सीख जाता है। उदाहरण देखते हैं। दोस्त कहते हैं कि चोरी करना होशियारी है। ठीक है। तो अपराध नहीं मानते, होशियारी मानते चोरी करने को। पकड़े नहीं जाओगे तो मजा है।
धीरे धीरे वह बच्चा भी इसे सही मानने लगता है कि चोरी करना होशियारी है और अपराध करना सीख जाता है। इंसान की जरूरतें, निराशा, दूसरा बताया मूल्य और परिस्थितियां भाई। इंसान की जरूरतें, निराशा, असफलता, गरीबी, परिवार की समस्याएं और जीवन की कठिनाइयां उसे अपराध के रास्ते पर धकेल देती हैं। पैसों की जरूरत, नौकरी नहीं मिलना, घर में कलह, अपमान आदि परिस्थिति व्यक्ति को अपराध की ओर ले जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। मतलब क्या है, कोई भी इंसान पेट से अपराधी पैदा नहीं होता, वह समाज में रहकर गलत लोगों के बीच उठ बैठकर अपराध करना सीखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान संगीत या ड्राइविंग सीखना चाहता है। सदरलैंड के अनुसार अपराध न तो जादुई है और न ही पैदाइशी, बल्कि ये समाज, माहौल, गलत संगति और परिस्थितियों के कारण सीखा जाने वाला व्यवहार है भाई। समाज और माहौल प्लस गलत संगति प्लस परिस्थितियां क्या बनाती हैं? अपराध सिखा देती हैं इंसान को। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि अपराधियों का वर्गीकरण कीजिए। अपराधियों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए कि अपराधी कैसे कैसे होते हैं, उनका वर्गीकरण पर इतिहास प्रकाश डालिए। जैसे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, वैसे ही अपराध करने वाले भी अलग अलग किस्म के होते हैं। तीन बड़े दिग्गज कौन कौन से? लोम्ब्रोसो, गेरीफेलो और फेरी ने अपराध को अलग अलग वर्गों में बांटा। तो तीन दिग्गज जो थे विचारक, लेम्ब्रोसो, गेरीफेलो और फेरी ने तीन अलग अलग वर्गों में बांटा। किसको? अपराधियों को। पहले कौन बताते हैं? लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधियों के चार प्रकार बताए। लोम्ब्रोसो ने बताया कि अपराधी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला बताया जन्मजात अपराधी, जो पैदाइशी क्रिमिनल होते हैं, यानी जिनकी बनावट और खून में ही अपराध करना लिखा होता है, पहला अपराधी लोम्ब्रोसो के अनुसार। दूसरा बताया कौन सा? विकसित अपराधी में, जो पागल या मानसिक रूप से बीमार होते हैं और दिमागी संतुलन ठीक न होने की वजह से जुर्म कर बैठते हैं, तो वो बताए कौन से? मानसिक अपराधी। ठीक है। लोम्ब्रोसो ने बताया तीसरा प्रकार का कामातुर अपराधी। कामातुर अपराधी कौन सा होता है? जो अपनी सेक्स या काम वासना पर काबू नहीं रख पाते और उस आवेश में अपराध कर देते हैं, उनको बताया कामातुर अपराधी। चौथा बताया आकस्मिक अपराधी भी। ठीक है, यानी जो आम तौर पर शरीफ होते हैं, लेकिन अचानक सामने कोई ऐसा मौका या परिस्थिति आ जाती है कि वह अनजाने में जुर्म कर बैठते हैं। ठीक है, तो लोम्ब्रोसो ने बताए चार प्रकार के अपराधी। अगला जो विचारक है वो बताता है कौन? गेरीफेलो के अनुसार चार प्रकार के अपराधी बताए गए। गेरीफेलो ने अपराधियों के व्यवहार और उनकी मानसिकता के आधार पर उनको चार आधार पर बांटा है, लेकिन लोम्ब्रोसो ने शरीर और दिमाग की बनावट के हिसाब से अपराधियों को चार हिस्सों में बांटा। अब व्यवहार और मानसिकता के आधार पर बांटा किसने? गेरीफेलो ने। आइए देखते हैं। पहला बताया पररूपिक अपराधी। पररूपिक अपराधी कौन सा होता है? जो पक्के और स्वभाव से ही अपराधी किस्म के होते हैं, उनको बताया पररूपिक अपराधी। दूसरा बताया हिंसात्मक अपराधी, जो बहुत क्रूर होते हैं और बात बात पर मारपीट, खून खराबा या हिंसा करने से नहीं डरते, उनको बोलते हैं हिंसात्मक अपराधी गेरीफेलो के अनुसार। सद्भावना रहित अपराधी तीसरा नंबर का बताया, जिनके अंदर नैतिकता, ईमानदारी, दयाभाव नाम की कोई चीज नहीं होती, ये धोखेबाजी और ठगी वाले अपराध करते हैं। ठीक है। चौथा बताया कामोत्तर अपराधी, वही जो किसने बताया था? लोम्ब्रोसो ने बताया था
जो अपनी काम वासना के चक्कर में अपराध करते हैं, इनका पॉइंट लेम्ब्रोसो से मिलता जुलता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, लेम्ब्रोसो ने अपराधियों को मुख्यतः शरीर और दिमाग बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया, वहीं पे गेरीफलो के अनुसार व्यवहार और नैतिक मानसिकता के आधार पर। दोनों का उद्देश्य था अपराधियों को समझकर उनके लिए सही सुधार और दंड की व्यवस्था करना। अपराधी को समझना, सही वर्गीकरण, उचित दंड, सुधार और पुनर्वास। अगला जो विचारक है फेरी, फेरी क्या बताता है अपराधियों के बारे में? तो ये दो के दो वैसे के वैसे विचारक हैं। तो तीसरा है हमारे पास फेरी। फेरी के अनुसार अपराधियों के 5 प्रकार हैं भाई। कौन कौन से प्रकार हैं ये देखते हैं। पहला बताया जन्मजात अपराधी, जो किससे मिलता है? लोम्ब्रोसो से मिलता है, जो जन्म से ही आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा बताया आदतन अपराधी, जो बार बार और आदत से मजबूर होकर लगातार जुर्म करते रहते हैं, यानी उनका यही पेशा बन जाता है। और तीसरा बताया विकृत अपराधी, जो किससे मिलता है? विकृत अपराधी लोम्ब्रोसो से मिलता है, यानी जिनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता या जो मानसिक रूप से कमजोर और दिमागी क्या है, बीमार व्यक्ति होते हैं। चौथा बताया आकस्मिक अपराधी, जो फिर से लेम्ब्रोसो से मिलता है, यानी कि जो संयोगवश या हालात के शिकार होकर कभी कभार गलती से अपराध कर देते हैं। भावावेशी अपराधी, ये कौन सा होता है? जो गुस्से, जोश, ईर्ष्या या किसी तीव्र भावनात्मक आवेश में आकर होश खो बैठता है और तुरंत अपराध कर देता है। ठीक है, अलग अलग विचारकों ने अपराधियों की मानसिकता, उनकी आदतों और शरीर और परिस्थितियों को देखकर उन्हें मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा था। 4 में गेरीफलो और लेम्ब्रोसो ने बांटा था और 5 में फेरी ने बांटा था। ठीक है, समझने का आसान तरीका बताया। पैदाइशी जन्मजात आदतन अपराधी, मानसिक रूप से बीमार, आकस्मिक अपराधी, भावनाओं में बहकर अपराध करने वाला अपराधी, ये बोलते हैं फेरी। अपराधी पैदा नहीं होते, विभिन्न कारणों और परिस्थितियों के कारण वे अपराध की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। तो ये तीनों विद्वानों के जो तर्क जो थे, इन्होंने अपराध जो है उनको बांटा, 3 अलग अलग भागों में बांटा। तो हमने ये बात देखी। आइए आगे चर्चा करते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। लेम्ब्रोसो ने बांटा जन्मजात अपराधी, विकृत अपराधी, काम उत्तर अपराधी और आकस्मिक अपराधी। वहीं पे गेरीफलो बांटते हैं अपराधियों को 4 श्रेणियों में। प्रारूपिक अपराधी, हिंसात्मक अपराधी, सद्भावना रहित अपराधी, जिनके अंदर भावना नहीं है, काम आतुरता अपराधी। वहीं फेरी बांटते हैं जन्मजात अपराधी, आदतन अपराधी, विकृत अपराधी और आकस्मिक अपराधी और भाववेशी अपराधी। ठीक है, जो भावनाओं में बह के अपराध करते हैं। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। अपराधियों के विभिन्न वर्ग कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। ये तो था जो बांटा था किन्होंने, 3 विद्वानों ने। अब हम आम भाषा में देखते हैं अपराधियों के वर्ग। अपराधियों के विभिन्न वर्ग कौन कौन से होते हैं, प्रश्न सीधा पूछा जाता है। अपराधी सभी एक जैसे नहीं होते, उनकी प्रवृत्ति, आदत, परिस्थितियां और उद्देश्य अलग अलग होता है। तो पहला वर्ग बताया नव अपराधी। ठीक है, दूसरा बताया आदतन अपराधी, तीसरा बताया आकस्मिक अपराधी और चौथा बताया अपराधी जन्य, परिस्थिति जन्य अपराधी, परिस्थितियों के हिसाब से जो अपराध करता है। और 5वां बताया व्यवसायी या पेशेवर अपराधी। आइए देखते हैं को। पहला बताया नव अपराधी, जो फर्स्ट टाइम क्या करता है, अपराध करता है। जो इंसान जिंदगी में पहली बार कोई अपराध करता है उसे नौसिखिया या नव अपराधी कहते हैं भाई। खासियत क्या होती है इसकी? पहली बार जुर्म करने की वजह से ये अंदर से बहुत डरे हुए और परेशान रहते हैं।
कानून भी इन्हें सुधारने का मौका देता है और आमतौर पर चेतावनी या बेल का लाभ देकर छोड़ देता है, भाई इनको ठीक है भाई छोड़ दो, पहली बार अपराध किया। दूसरा बताया आदतन अपराधी, जो बार बार और आदत से मजबूर होकर लगातार अपराध करते रहते हैं, यानी जिनका रोज का काम ही जुर्म करना हो गया। खासियत क्या होती है इनमें, ये आदतन क्रिमिनल होते हैं, इसीलिए इन्हें आसानी से कोई रियायत या छोड़ा नहीं जाता भाई। तीसरा कौन सा बताया, आकस्मिक अपराधी, जो कभी कभार यथाकदा जुर्म कर देते हैं, ये पक्के अपराधी नहीं होते, लेकिन सामने अचानक कोई अच्छा मौका या परिस्थितियां आ जाती हैं तो ये बहकर अपराध कर बैठते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, ये पक्के अपराधी नहीं होते, इसलिए इन्हें भी सुधारने का मौका दिया जाता है। चौथा बताया परिस्थिति जन्य अपराधी, परिस्थितियों के हिसाब से जो अपराध करता है। ये लोग असल में अपराधी बनना नहीं चाहते, लेकिन खराब हालात और मजबूरियां इन्हें अपराध करने पर मजबूर कर देती हैं। घर की बहुत बुरी आर्थिक स्थिति, तंगी या पारिवारिक कलह के कारण मजबूरी में उठाया गया गलत कदम क्या हो गया, अपराधी हो गया। पांचवा बताया व्यवसायिक या पेशेवर अपराधी, अपराध करना ही इनका धंधा या बिजनेस बन चुका है, इनकी रोजी रोटी का जरिया ही ये क्या है, अपराध बन गया। ये लोग या तो अकेले या गैंग बनाकर पूरा प्लान बनाकर सुनियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, जुर्म करते हैं, तो इनको क्या है, रियायत नहीं दी जाती। अपराधियों को उनकी पहली बार की मोहलत आदतन अवसर, मजबूरी और पैसे के आधार पर बांटा गया है, ताकि कानून सही तरीके से सजा देने के साथ साथ सुधार और समाज की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर सके। आइए आगे चर्चा करते हैं। छठे नंबर पे बताया महिला अपराधी। आज के दौर में महिलाएं भी अपराध की दुनिया में आ चुकी हैं। ये आमतौर पर चोरी, तस्करी या वेश्यावृत्ति जैसे जुर्म करती हैं, या कोई बार बड़े प्रोफेशनल अपराधी इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। ठीक है, तो छठे नंबर पे बताया महिला अपराधी। सातवें नंबर पे बताया बाल अपराधी, मतलब छोटे बच्चे या किशोर जो कानून की नज़र में नाबालिग होते हैं। ये कभी कभार खुद गलती कर बैठते हैं या फिर बड़े और शातिर अपराधी इनसे जबरन या फुसलाकर जुर्म करवाते हैं। ठीक है भाई। आठवां बताया जो मानसिक रूप से क्या है, बीमार है, वो अपराधी भी, मनोविकसित अपराधी भी, विकसित अपराधी भी, जो मानसिक रूप से बीमार, पागल, विकृचित अपराधी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो मानसिक रूप से बीमार, पागल, विकृचित, नशे में धुत या मंदबुद्धि होता है, उसको बोलते हैं क्या, विकृचित अपराधी। दिमाग ठीक से काम न करने की वजह से ये होश खोकर खतरनाक जुर्म कर बैठते हैं। ठीक है, सफेद पोश अपराधी, इस बात को ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इन्हें आर्थिक अपराधी भी कहते हैं। ये समाज के पढ़े लिखे और अमीर इज्जतदार लोग होते हैं जो सूट बूट पहनकर सफेद पोश बनकर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी या घोटाला करते हैं। इनका एकमात्र मकसद किसी भी तरह से ढेर सारा पैसा कमाना होता है, चाहे तो वो घोटाला करो, चाहे भ्रष्टाचार करो, चाहे टैक्स चोरी करो, चाहे धोखाधड़ी करो। ठीक है, 10वें नंबर का जो अपराधी है वो बताया साइबर अपराधी। यह इंटरनेट और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल की दुनिया के नए जमाने के क्रिमिनल होते हैं। ये घर बैठे कंप्यूटर या फोन के जरिए ऑनलाइन ठगी, बैंक खाता खाली करना, हैकिंग या डेटा चोरी जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं भाई। ऑनलाइन ठगी करते हैं, बैंक खाते खाली कर देते हैं, हैकिंग करते हैं और डेटा चोरी करते हैं भाई। अपराधी अलग अलग कारणों, आदतों, परिस्थितियों, मानसिक स्थितियों और तरीके के आधार पर कई वर्गों में पाए जाते हैं, जिन्हें समझकर ही उनके सुधार, रोकथाम और उचित दंड का प्रावधान किया जा सकता है। एक केस है, केस के बारे में और देख लेते हैं। सफेद पोश अपराधियों का अदालत की सख्ती राय। सफेद पोश अपराधों पर अदालत की सख्त राय क्या है, आइए देखते हैं।
जो सफेदपोश अपराधी हैं उन पर अदालत ने क्या सख्त राय दी। सफेदपोश अपराधी सूट बूट पहनते हैं, लेकिन इनके अपराध देश की जड़ों को खोखला कर देते हैं। इसीलिए कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसलों में कहा कि ऐसे अपराधों पर समय रहते सख्त लगाम लगाना जरूरी है। तेजपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2025 का मामला था। क्या बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में? माननीय न्यायालय ने क्या बात कही थी? कोर्ट ने कहा कि साफ साफ कहना है कि अगर सफेदपोश अपराधियों यानी घोटालेबाजों, भ्रष्ट लोगों और धोखाधड़ी करने वालों पर समय रहते लगाम नहीं कसी गई तो इसका बुरा असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर पड़ेगा। ये बात किसने कही थी? माननीय न्यायालय ने कही थी। तेजपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में 2025 में एक और केस था। इसका मतलब क्या है? ऐसे अपराधी देश की जड़ें खोखली कर देते हैं, इसीलिए इनसे बहुत सख्ती से निपटना जरूरी है। रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निर्देशालय 2018 का मामला था। रोहित टंडन का मामला, इसमें न्यायालय ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सफेदपोश अपराधी जैसे पैसों की हेराफेरी, बैंक फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जब देश का पैसा ऐसे अपराधी चुराते हैं या घपला करते हैं तो सीधे असर सार्वजनिक कोष, आम जनता के पैसे पर पड़ता है। इससे देश के विकास का पैसा कम हो जाता है, जिसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ता है। सार्वजनिक कोष, आम जनता के पैसे, घोटाला, हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग, विकास का पैसा कम हो जाता है, नुकसान आम जनता को होता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने रोहित टंडन के मामले में कही थी। कोर्ट का मानना है कि सफेदपोश अपराधी, धोखाधड़ी और घोटाले करने वाले लोग देश के लिए बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि ये सीधे देश के पैसे और अर्थव्यवस्था को बर्बाद करते हैं। इसीलिए इनके मामलों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो सफेदपोश अपराधों पर अदालत की सख्त राय। आज के लिए ये टॉपिक इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।